सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें, जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी, पार्ट ए पार्ट बी, जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ। जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है, ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री निश्चित तौर पर कह रहे हैं भारत के विजन के लिए काम किया है, वैश्विक स्तर को देखते हुए काम किया है। आपको ऐसा लगता है कि रजत, इंडिया ने ये जो बजट दिया, भारत का जो ये बजट आया है, ये निश्चित तौर पर ग्लोबलाइजेशन तो है ही, लेकिन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके मद्देनजर आया है? जी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सबसे बड़ा हेडविंड अगर भारत की स्टोरी में सबसे बड़ा नेगेटिव हो सकता है, वो वैश्विक परिवेश जिसमें हम लोग घुसते चले जा रहे हैं उसी पे ही फोकस्ड है। सबसे जरूरी था कि जो सेक्टर्स हिट हुए हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, उसके ऊपर कुछ टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा 5 pronged इंटरवेंशंस करने की बात है, बहुत बड़ी चीज है। डिफेंस की कैपेबिलिटीज आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो चाइना ड्रोन की फैक्ट्री बांग्लादेश में लगा रहा है और वहां पे फाइटर जेट्स दे रहा है, तो आपको सारे जगहों पे अपने सैन्य कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए फोकस है वहां पे। आपने देखिए सबसे ज्यादा फोकस एफएम ने किया कस्टम्स ड्यूटी के रिवाइटलाइजेशन पे। पूरा कस्टम्स एक्ट को उन्होंने बोला हम रिफर्बिश करेंगे, दोबारा से उसको बनाएंगे, और फेमा के ऊपर बोला। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो भी बहुत ही पुराना एक्ट हो चुका है, उसमें भी उसका कोई सिंक ही नहीं आज के डे एंड एज से। तो जितने भी ये टच पॉइंट्स हैं हमारे ग्लोबल टच पॉइंट्स जो भारत के हैं, उसके ऊपर में उन्होंने काम करने के लिए विपक्ष का रिएक्शन आ रहा है। जी, और आम आदमी और मिडिल क्लास को भी ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो हुआ है उसका उनको लॉन्ग टर्म में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने से कैसे फायदा हो सकता है। भवानी हमारे साथ हैं जयपुर से। भवानी, तो आप ज्वेलरी वालों के साथ थे, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो जो डायरेक्ट एक बेनिफिट की उम्मीद कर रहा है आम आदमी, वो इस बजट में क्यों मुश्किल था। तो आम आदमी के रिएक्शंस हैं उस तरीके से देखने की जरूरत है। और भवानी दूसरी बात, जीएसटी बजट में कम नहीं हो सकता है। देखिए, आप बिल्कुल, आप ज्वेलर्स से हमारे साथ में, माता दिन जी आप बताएं कि जीएसटी का सवाल तो बाद में, सबसे पहले आप बताएं कि क्या अब इस बजट के बाद में क्या सोने चांदी में जो उतार चढ़ाव है क्या रुकेंगे, क्या भरोसा लगेगा? देखिए, चांदी सोने में जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हो, तो ये पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर जो तनाव बढ़ा हुआ था, उससे लगातार जो बाजार तेज हो रहा था, उस पे सीएमई के अंदर जैसे ही मार्जिन उन्होंने बढ़ाया, तो कल आपने देखा शुक्रवार को कि बाजार में हाहाकार मच गया और चांदी सोना एकदम से धाराशायी हो गए। ऊपर से चांदी लगभग 1 लाख रुपए टूट गई। अब क्या होगा? अब मुझे ये लगता है कि जैसे सीएमई में पोजीशन सब स्क्वायर ऑफ हुई है, कल जैसे यूएस खुलेगा उसके बाद से नए सेंटीमेंट बनेंगे। एक बार बजट से असर नहीं पड़ेगा? बजट का कोई असर पड़ा नहीं है, उम्मीद थी ड्यूटी घटेगी लेकिन सरकार ने नहीं घटाई, उसका कोई फर्क पड़ा नहीं। कि बढ़ती कीमतों का बजट से कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दूं, सोने की जो कीमत बढ़ रही है, प्रीशियस मेटल जिन्हें कहते हैं, गोल्ड जिसे कहते हैं, सिल्वर जो कहते हैं, उसका प्रीशियस मेटल्स का इज नथिंग टू डू विद बजट। वो अपने कॉस्ट पे राइज कर रहा है, उसके लिए डॉलर भी रिस्पॉन्सिबल है। डॉलर जो पीछे वीक हुआ, जिसे जान के वीक करा गया, मेनली तो जो दुनिया में जो स्थिति है उसकी वजह से वो हो रहा है। जो यूक्रेन में और रशिया का वॉर हो रहा है, जिस तरह से पैलेस्टीन और इजराइल झगड़ रहे हैं, वो सब बड़े फैक्टर्स हैं। जो वेनेजुला और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो बड़े फैक्टर्स हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द बजट। बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर व्यूअर्स को बता रहा हूँ। ओके किशोर जी, तो अब मुझे ये बताइए अश्विनी जी, आप कह रहे हैं मिडिल क्लास को ये होना चाहिए था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म मिलेगा, लेकिन मिडिल क्लास को और आम आदमी को ये समझाया कैसे जाए? आप कैसे समझाएंगे? मैं इसको इस तरह समझता हूँ, मैं जैसे पहले रख रहा था बात को कि भाई ऊपर से झरना बह रहा है। अब एक तो झरना पानी में गिरा, नीचे गिरा, और उसके बाद हम उसको पानी को बांट रहे हैं।
दूसरा है कि ऊपर से सोर्स को ही अगर बड़ा कर दें स्ट्रीम को, सबको नीचे मिलेगा। तो मुझे लगता है जो मेजर सोर्स ऑफ पूरी जीडीपी ही बढ़ जाए ना, वो घूम फिर के बात वही है। हो रही है पहली बात। हाँ। दूसरी बात देखिए, आज हमारा देश स्टैंड अलोन बेसिस पे तरक्की नहीं कर सकता। अब हम ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यानी कि हम ग्लोबल रिसोर्सेज के बीच में हैं। तो जब तक हम टैप नहीं करेंगे ग्लोबल रिसोर्सेज को, तब तक हम यहाँ बांट नहीं सकते आपस में। वो टाइम चला गया अब। इसलिए वो जो एफर्ट है सारी, फेमा रूल्स को चेंज करना, डाटा सेंटर्स को देना, सारा का सारा इस तरह से कनेक्ट करना ग्लोबल रिसोर्सेज से, जिससे कि ज्यादा रिसोर्सेज बढ़े, पाई बढ़े, कांग्रेस का बढ़े, उसकी रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है। इमरान मसूद ने कहा है कि बजट का खाली डिब्बा है, इसमें कुछ नहीं है, ना किसान है, ना नौजवान है, ना उद्योग है, एमएसएमई तबाह हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसान नौजवान सबको बर्बाद कर दिया है। ये कांग्रेस का रिएक्शन आया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन काफी नेगेटिव है। रजत सेठी, देखिए कांग्रेस से आप ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डेड इकोनॉमी डिक्लेयर ही कर चुके हैं। अगर हम 8% पे भी ग्रो करते हैं तो राहुल गांधी जी को लगता है कि ये डेड इकोनॉमी है। तो इतनी भी नेगेटिविटी से काम कैसे चल सकता है? अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद हैं, उनका रुख कर सकते हैं। अजय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजय उपाध्याय, लगता है वहां तक आवाज नहीं जा पा रही। शिखा जी आपका, आप कुछ कह वुड से कि जो मोदी जी हैं वो पूरे अमृत काल में एक लॉन्ग टर्म बजट की बात कर रहे हैं। तो ये एक हमारी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि हम सारे क्रूशियल फैक्टर्स को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, इनको लेके चल रहे हैं। और अगर युवाओं के लिए देखें तो अगर जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग और आईटी सेक्टर है, उसमें जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो सारा आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट ही देगा। किसानों के लिए आप एआई को यूज कर रहे हैं। आप गर्ल्स के लिए देखिए, अगर हम 50% पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल को दे देना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। उससे जो है गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ेगी। और फिर जब आप यूनिवर्सिटीज भी बढ़ा रहे हैं, आप मेडिकल हब्स भी खोल रहे हैं, आप रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली किसको फायदा होगा? जीडीपी बढ़ेगा तो आम आदमी को ही फायदा होगा। चीजों के सस्ते होने की जो बात है, उसमें अगर डायरेक्टली देखा जाए तो एक जैसे माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स जो हैं उन पे रिडक्शन है। तो हाँ, तो माइक्रोवेव ओवन्स जो हैं, अगर आप सीधा कहते हैं तो उनके सस्ते होने की उम्मीद की जा सकती है। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उनके सस्ते होने की उम्मीद की जा सकती है। लेदर एक्सपोर्ट्स के लिए जो इनपुट्स आने हैं उसको सस्ता करने की कोशिश की गई है ताकि लेदर एक्सपोर्ट बढ़े। एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को सस्ता करने की कोशिश की गई है ताकि वो आपके उस उद्योग को भी फायदा दे। एसेंशियल ड्रग्स हैं, 17 एसेंशियल ड्रग्स हैं, वो सस्ते हो सकते, इंक्लूडिंग कैंसर मेडिसिन, वो सस्ते हो सकते हैं। मेडिकल फूड, जो रेयर डिजीजेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो भी जितनी मेडिसिन यूज होती हैं उनको सस्ता करने की कोशिश है। कई इंपोर्टेड आइटम्स हैं पर्सनल यूज वाले, उनमें भी काफी रिडक्शन है, वो सस्ते हो सकते हैं। और जो महंगे हो सकते हैं वो लग्जरी वॉचेज हो सकती हैं, जो कि एक बहुत ही मिनिस्कुल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए होगी। और लग्जरी वॉचेज एंड इंपोर्टेड अल्कोहल, जो जिसपे शायद कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। जी, लेकिन जो सस्ता हो रहा है वो कैंसर शुगर की दवाइयां हो रही हैं। जी। 7 दुर्लभ बीमारियां जो कि बहुत सीवियर डिजीजेज होते हैं, उनकी दवाइयां सस्ती हो रही हैं। सोलर एनर्जी में एक बार फिर राहत मिली है, लगातार राहत मिलती आ रही है काफी वर्षों से। इसके अलावा लेदर और कपड़ा निर्यात में राहत है, जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन इसके अंदर, और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में एक छूट दी गई है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है उसमें छूट दी गई है। जी, एक दवा विक्रेता के साथ मोनिका वहां मौजूद है कनॉट प्लेस में। मोनिका के पास चलते हैं। बिल्कुल, मेरे आसपास बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है किशोर, इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि इनको बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या वाकई में बजट को ये पूरे पॉइंट्स दे रहे हैं इस बार की नहीं। बजट से क्या मिला? उम्मीदें थी आपको कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं मिलेगा? या होगा कुछ बदलाव? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेजर चेंजेस आए थे, तो इस बार मुझको लग रहा था कि उतने चेंजेस इनकम टैक्सेस में नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, देख रहे हैं आज निफ्टी, सेंसेक्स, हाँ, पर टैक्स का बोझ भी डाला नहीं है, अगर सेम रखा है। हाँ, तो उस तरह से उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। आज संडे है तब भी मार्केट खुले हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आज मेरा पोर्टफोलियो तो ऊपर जाएगा, बट बिकॉज मेटल्स में भी डिप आया तो उसकी वजह से द पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग वेल टुडे। सर, आपने बजट देखा, क्या आपको लग रहा है? दवाइयाँ थोड़ी सस्ती हुई है, कैंसर की, डायबिटीज की? वो अच्छा है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की हैं इन्होंने, जेनजिस पे फोकस किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी इन्होंने काम किया है, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ऊपर इनको काम किया है।
इनकम टैक्स स्लैब समझ में आ ही रहा था, लास्ट टाइम कर दिया इन्होंने, तो अब नहीं होगा। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो मेटल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग पॉलिसी लाएंगे, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो इनको लाना चाहिए था। अच्छा। और क्योंकि पिछले साल इलेक्शन था तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रेवोल्यूशनरी को तो करेंगे ये। हाँ। अब तो कुछ ऐसा है नहीं, अब तो जिस जिस स्टेट्स में जो इलेक्शंस हैं उसके हिसाब से इन्होंने चीज़ों को मॉडिफाई किया है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा है ही, ऐसा ऐसा है। लगना है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम बिहार का इलेक्शन था तो उन्होंने उनको फोकस करा। अब महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है, अब आगे चुनाव साउथ में है तो उसको फोकस करेंगे। हालांकि मेटल को इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए थी। हाँ। वुमेन्स के ऊपर इन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ। जो वो हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। वो अच्छा किया है। दवा विक्रेता के साथ हैं प्रियंका। खोले जाएंगे। वो अच्छा किया है। प्रियंका उधर जी किशोर, देखिए एक्शन है। देखिए जिस फार्मासिस्ट के पास मैं यहाँ पर हूँ, ये आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की दवाइयाँ जो है वो बेचते हैं। सर, बजट में अभी आयुर्वेद के 3 और संस्थान खोले जाएंगे, इसके बारे में कहा गया है। मेडिकल टूरिज्म की बात की गई है और डायबिटीज़, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती करने की बात की गई है। किस तरीके से आप अपने फील्ड में इस बजट को देखते हैं? मैडम, अच्छा है कि 3 और नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे। पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है इसकी, अगर खुलेगा तो उनके लिए बेनिफिट है ज़्यादा। मेडिसिन सस्ती होंगी तो उनके लिए बढ़िया है। तो आप आयुर्वेद का, क्योंकि आप यहाँ प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ या ये सब बेचते भी होंगे, तो आपको कितना बेनिफिशियल होगा अगर इस तरीके के संस्थान और बढ़ते हैं, लोगों का रुख और आयुर्वेद की तरफ बढ़ता है? मैडम, आयुर्वेद से ही सब दवाइयाँ जो आएंगी इसके अंदर उनका बेनिफिट पेशेंट्स को मिलेगा उसके अंदर। और आयुर्वेद ही एक चीज़ है जो एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। वो अगर नए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं तो अच्छी बात है, पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि 2 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हैं और 3 और इंस्टीट्यूट खोलने का जो अनाउंसमेंट किशोर इस बार बजट में किया गया है, तो जाहिर तौर पर आयुर्वेद से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बजट में ये एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है, जहाँ पर जाहिर तौर पर अगर आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा तो वही है कि सबसे बड़ी बढ़त की जो बात हो रही है वो डिफेंस को लेकर हो रही है। रक्षा बजट 7,80,000 करोड़ पर पहुंच रहा है। इसमें 7.8 लाख करोड़, ये अपने आप में बहुत बड़ा जंप। विवेक जी, बहुत बड़ा जंप है और इसको इस लिहाज से भी समझा जाए कि रक्षा बजट का जो एडिशनल आउटले है वो ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हो रहा है, क्योंकि कैपिटल मतलब कि वो निवेश होगा। एग्जैक्टली, बजाय कि खर्च हो। कई बार ये क्रिटिसिज्म आता है कि हम रक्षा बजट बढ़ाते तो हैं लेकिन उसका बहुत सारा पोर्शन सैलरीज और पेंशन और बाकी चीज में आ जाता है। उसको लेकर तो सरकार एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अग्निवीर के रूप में ला चुकी है। उससे ज्यादा अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप वहां घटा नहीं सकते। तो जो भी एडिशनल आउटले हो रहा है वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और इसमें सबसे खास बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि रक्षा बजट बढ़ा है, सब्सटैंशियली बढ़ा है, फिर भी आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा है। रजत, देखिए, स्पेस में भी नए नए डायमेंशंस, डिफेंस में नए डायमेंशंस जो ऐड हो रही हैं। आज स्पेस के अंदर रशिया का एक सैटेलाइट को तबाह किया गया। अब इन सब डायमेंशंस में अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। नहीं, पर अब भारत जैसे देश अगर इतना पैसा डिफेंस पे खर्च करने को मजबूर हो जाएंगे तो फिर तो जीडीपी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी बाकी चीजों के लिए खर्चा निकलेगा। लेकिन मैं इसको आइदर और नहीं मानता हूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, जितनी भी विश्व में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सब डिफेंस के पर्पस के लिए पहले बनी थी। जब ये जितनी भी सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात होती है कि ये जो काम डिफेंस की टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, इन्हीं का प्रयोग सिविलियन यूज केसेस के लिए भी आता है। जो सैटेलाइट आपको लॉन्च करने हैं, अगर आप सैटेलाइट स्पेस रेस में हार गए तो वहां पे यूएस और चाइना ही डोमिनेट करेगा। वहां पे साल में 3-3 हजार लॉन्च हो रहे हैं, हमारे यहाँ साल में अभी भी 3 या 5 लॉन्च हो रहे हैं। तो इसको बीट करने के लिए आपको डिफेंस स्पेस एजेंसी, एक डेडिकेटेड स्पेस बॉडी है, उसमें स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है डिफेंस, आपके यूएवीज, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे ऐसे नए आयाम हैं जिसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में उस डिग्री का नहीं हुआ जितना कि बाकी जगहों पे हुआ। आज जो परिस्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान ने पूरी टेक्नोलॉजी चाइना से ले ली है, तो आप चाइना से दो फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं। अगर आपकी तकनीक चाइना को बीट करने के लेवल पे नहीं आएगी जी,